हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इससे पहले हमने करा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने देखा था कि जब भी कोई नया पर्सन एज अ पार्टनर एंटर करता है बिजनेस में तो उस केस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रिटायरमेंट, यानी कि जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाहता है हमेशा के लिए, तो उस केस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। रिटायरमेंट का मतलब है जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाए और जो पीछे बचेंगे पार्टनर्स वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि बिजनेस चलता रहेगा लेकिन एक या दो पार्टनर उस बिजनेस को छोड़कर जाएंगे। तो क्या होगा, इससे जो पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसका तो एंड हो जाएगा और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाएगा। Thus, the firm is reconstituted but its business operations continue। यानी फर्म का तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा लेकिन उसके बिजनेस ऑपरेशंस चलते रहेंगे एज इट इज। अब क्या क्या वेज है पार्टनर के रिटायर होने के। पहला तो है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही रिटायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं तो उन प्रोविजंस के हिसाब से पार्टनर रिटायर हो सकता है। ठीक है, पहला तो हो गया अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दूसरा है विद म्यूचुअल कॉन्सेंट, यानी कि सभी पार्टनर्स के म्यूचुअल कॉन्सेंट से भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। अगर सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं कि तुम अगर रिटायर होना चाहते हो तो हो सकते हो, तो उस केस में पार्टनर रिटायर हो सकता है। तीसरा पार्टनरशिप एट विल, यानी कि अगर पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल एक टाइप होता है पार्टनरशिप का, तो अगर वो पार्टनरशिप एट विल है तो उस केस में पार्टनर सीधा नोटिस देकर भी रिटायर हो सकता है। अब तीन कौन से तरीके हैं। पहला तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर प्रोविजन है रिटायरमेंट के तो उन प्रोविजन के हिसाब से वो रिटायर हो सकता है। दूसरा म्यूचुअल कॉन्सेंट से रिटायर हो सकता है और तीसरा पार्टनरशिप एट विल है तो फिर सीधा नोटिस देकर भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी। पहला तो लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले के जो एक्ट्स है क्या उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होगा। हाँ, जितने भी रिटायरमेंट से पहले के एक्ट्स हैं उन सब के लिए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल है, चाहे वो कोई भी ऑब्लिगेशन हो या चाहे कोई भी एक्टिविटीज हो जो रिटायरमेंट से पहले की है उन सब के लिए वो लाइबल होगा। हाँ, इस लाइबिलिटी से वो खुद को रिलीज कर सकता है। कैसे? वो उसके लिए उसको क्या करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा जो भी पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं और जो भी कंसर्न थर्ड पार्टी है उनके साथ अगर वो एग्रीमेंट करता है और कहता है कि वो इस लाइबिलिटी से खुद को रिलीज करना चाहता है तो उस केस में वो लाइबिलिटी से छुटकारा पा सकता है रिटायरमेंट के पहले के एक्ट्स के लिए भी। ठीक है, फिर सेकंड है लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद के जो एक्ट्स है क्या उनके लिए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होगा। हाँ, उनके लिए वो तब तक लायबल होगा जब तक वो पब्लिक में ये नोटिस नहीं दे देता कि उसने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, जिस दिन वो ये नोटिस दे देगा कि मैं रिटायर हो गया हूं पार्टनरशिप फर्म से, उस दिन से उसकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी रिटायरमेंट के बाद के एक्ट्स के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। पहला तो उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा। अब ये गुडविल रिटायरिंग पार्टनर ने भी साथ में मिलकर बनाई है, उसने भी पूरा मेहनत करी थी तभी गुडविल बनी है फर्म की, तो उसको गुडविल का उसका हिस्सा मिलेगा। दूसरा, जो भी उसका कैपिटल का अमाउंट है उसका वो विड्रॉ कर सकता है पूरा का पूरा। ठीक है, और तीसरा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व पड़े हैं उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर है उतना शेयर उसको रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से भी मिलेगा। तो तीन चीज क्या क्या मिलेगी, पहला तो गुडविल का हिस्सा, दूसरा कैपिटल का अमाउंट और तीसरा जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स है उसमें उसका हिस्सा। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके राइट्स। फिर नेक्स्ट है क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। एडजस्टमेंट सेम ही होंगे जो एडमिशन के टाइम पे होते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग है बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पीछे बचे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। दूसरा, गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। अब ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर किसको देके जा रहा है, जो पीछे पार्टनर्स बचे हो उन्हीं को तो दे रहा है, तो
तो वो गेन करेंगे कुछ ना कुछ, तो वो गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे, क्योंकि उस गेनिंग रेशियो में ही वो गुडविल के लिए कंपनसेट करते हैं पार्टनर को, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को। फिर नेक्स्ट स्टेप में गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे वो गुडविल के लिए कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट। जैसे हम एडमिशन के टाइम पे करते हैं सेम वैसे, और जो भी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा होगा वो उसको उसमें रीअसेसमेंट के टाइम पे हम उसको दे देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पड़े हैं उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। और लास्ट में फिर हम कैलकुलेट करेंगे जो भी अमाउंट हमें देना होगा रिटायरिंग पार्टनर को टोटल करके, यानी कि इन सब में रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो प्रॉफिट आया है या लॉस आया है वो रिजर्व्स, प्रॉफिट सबको मिलाकर उसका कैपिटल का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट, जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो इस स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर अगर जो बचे हुए पार्टनर्स अपने कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब है? अब जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो पार्टनर्स पीछे बचे हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाता है। और वो कैसे होता है? क्योंकि देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है वो अपना हिस्सा किसको देकर जाता है? जो पीछे बचे पार्टनर्स हैं उनको ही देकर जाएगा, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी उनका ओल्ड शेयर होगा, जो जिसमें वो पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो, प्लस जितना वो रिटायरिंग पार्टनर से एक्वायर करेंगे शेयर, वो अगर प्लस करेंगे तो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो नए शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। अब नया शेयर हम कौन सी सिचुएशन में कैलकुलेट करते हैं? पहला तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, यानी कि अगर कोई भी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी नहीं गई तो उस केस में हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब पीछे कुछ भी नहीं बताया हुआ किस रेशियो में जो पीछे बचे पार्टनर्स है वो शेयर अक्वायर करें। तो उस केस में हम यही मानेंगे जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसी में वो रिटायरिंग पार्टनर से शेयर भी एक्वायर कर रहे हैं, और वही पुरानी रेशियो ही उनकी नई रेशियो भी है, ठीक है। तो इफ अ पार्टनर रिटायर्स एंड नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज स्टेटेड, इट इज जनरली assumed that the remaining partners will continue to share profits and losses in their existing ratio, यानी कि पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। एग्जांपल, ए, बी और सी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। अब ए रिटायर हो गया और नई रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया हो गया तो क्या होगा? अब देखो 5/ए का शेयर था 5/10। अब अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ कि बी और सी ने ये शेयर किस रेशियो में लिया है, ए का जो शेयर है वो किस रेशियो में एक्वायर किया, तो उस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो 5/10 ए का शेयर है ये उन्होंने अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही एक्वायर किया होगा, यानी कि 3:2 में ही एक्वायर किया होगा। तो यही इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बन जाएगी। तो बी एंड सी विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Thus, the new profit sharing ratio of B and C will be 3:2, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस है जब हमें बताया गया हो कि रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स किस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर से शेयर एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको इसमें नया प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, और उसका शेयर ए और सी ने लिया 2:1। अब देखो इस इलस्ट्रेशन में हमें ये बताया गया है कि ए और सी ने किस रेशियो में लिया है ये बी का शेयर। ये जो 3/10 बी का शेयर है ये किसने एक्वायर किया है बी के रिटायरमेंट के बाद? ए और सी ने किया होगा। अब ए और सी का रेशियो भी बताया गया है 2:1। अगर ये 2:1 नहीं बताया होता तो हम क्या एज्यूम करते कि वो 5:2 में ही एक्वायर कर रहे हैं और वही उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बन जाती, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे साफ साफ बताया गया 2:1। तो ये जो बी का शेयर कितना था? 3/10। 3/10 को हम डिवाइड कर देंगे 2:1 में, तो आ जाएगा कि ए और सी ने कितना एक्वायर किया रिटायरिंग पार्टनर से। तो ए को कितना मिला? 3/10 का इंटू 2/3। तो ए ने एक्वायर किया 2/10 फ्रॉम बी और सी को मिला 3/10 का 1/3 और सी ने एक्वायर किया 1/10 बी से।
तो ए का नया शेयर कितना हो गया, ओल्ड शेयर उसका है 5/10 प्लस उसने एक्वायर किया ए से 2/10, तो ए का नया शेयर आ गया 7/10। ऐसे ही सी का पुराना शेयर हमें दिया हुआ है 2/10, एक्वायर्ड शेयर हमने निकाल लिया था यहाँ पे ये 1/10, तो प्लस 1/10 किया तो सी का भी नया शेयर आ गया 3/10। ठीक है, तो उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 7:3। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दो ही केस बनते हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के। एक केस में तो कुछ भी नहीं बताया हुआ, अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही हम एज्यूम करेंगे उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर हमें साफ साफ बताया गया है कि वो किस रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर से, तो उस केस में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। अब निकालना सीखेंगे गेनिंग रेशियो, यानी कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर पीछे बचे हुए पार्टनर्स को देकर जा रहा है, तो वो कितना गेन कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, वो हम यहां निकालेंगे। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, जब नया प्रॉफिट शेयर पुराने प्रॉफिट शेयर से ज्यादा होगा तभी तो पार्टनर गेन करेगा, और यही उसका फॉर्मूला भी है, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, तो इससे आ जाएगा उसका टोटल गेन। ठीक है, इसके लिए भी सिचुएशंस है, 3 सिचुएशंस दी हुई है। पहली सिचुएशन है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन और नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, यानी कि अगर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया गया और कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये फर्स्ट केस था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस में। उसमें हमने क्या एज्यूम किया था कि उन्होंने एक्वायर भी अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया होगा, और इसीलिए वही उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई थी। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इस केस में उन्होंने अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एज्यूम करेंगे हम कि उन्होंने पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्वायर किया होगा, और वही होगा उनका गेन। जिस रेशियो में वो एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर से वही तो उनका एक्चुअल गेन होता है ना। तो क्या होगा गेन, जो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो जो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वही उनका गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। अब हमें डायरेक्ट नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही दे दी है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बताई होगी क्वेश्चन में, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी है, तो इसमें सीधा हम क्या करेंगे, गेन कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर तो पॉजिटिव में आंसर आया तो गेन, और अगर नेगेटिव में आंसर आया तो सेक्रीफाइस। और जो सिर्फ गेन करता है वही कंपनसेट करता है गुडविल के लिए रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन में कैसे निकल जाएगा, सीधा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हमारा गेन आ जाएगा। फिर है सिचुएशन 3 व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एक्वायर्ड इन एन एग्रीड रेशियो। अगर हमें ये बताया गया हो कि इस रेशियो में जो बचे हुए पार्टनर्स है वो एक्वायर कर रहे हैं शेयर रिटायरिंग पार्टनर से, तो जिस रेशियो में वो एक्वायर कर रहे हैं वही तो उनका गेन है, तो रेशियो हमें दी हुई है एग्जैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, तब हमने यही मान लिया था कि उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो है। और लास्ट सिचुएशन में क्या हुआ है, डायरेक्ट हमें गेन नहीं बता दिया कि इतना एक्वायर किया उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर से, तो वही उनका गेन हो गया। ठीक है, सिर्फ सेकंड सिचुएशन में हमें निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों सिचुएशन के रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। रोहन, मोहित और करण पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 4:3:2 में। उनका गेनिंग रेशियो हमें निकालना है, 3 केस दिए हुए हैं। पहले तो है इफ रोहन रिटायर्स, अगर रोहन रिटायर हो जाए, अब कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मोहित और करण किस रेशियो में एक्वायर करेंगे रोहन का ये शेयर, अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जिस रेशियो में हम एक्वायर करते हैं वही उनकी गेनिंग रेशियो होती है। तो मोहित और करण की गेनिंग रेशियो हो गई 3:2। ठीक है, फिर सेकंड है if Mohit retires and his share is acquired by Rohan and Karan in the ratio of 3:1। अगर मोहित रिटायर हो जाए, यानी जिसका शेयर 3/9 है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, और रोहन और करण ये 3/9 शेयर को ले रहे हैं 3:1 में, तो अब ये जो 3:1 जिसमें वो एक्वायर कर रहे हैं वही उनकी गेनिंग रेशियो है, तो आंसर क्या हो गया 3:1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफ करण रिटायर्स and Rohan and Mohit agree to share future profits in the ratio of 5:4। अब हमें बताया गया है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए करते हैं, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है, ओल्ड शेयर भी दिया हुआ है, तो
कैलकुलेट कैसे करेंगे गेन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रोहन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4 था, तो 5/9 हो गया रोहन का शेयर, माइनस उसका पुराने वाला था 4/9, तो 4/9 माइनस किया तो रोहन का गेन आ गया 1/9। ऐसे ही मोहित का गेन भी निकल जाएगा। मोहित का नया शेयर है 4/9 माइनस उसका पुराना शेयर था 3/9, तो उसका गेन भी आ गया 1/9 और उनकी गेनिंग रेशियो आ गई 1:1। तो इस तरह से हम निकालते हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को और गेनिंग रेशियो को। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।